हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू गर्ग रेडिएशन। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेक्टर। वेक्टर क्लास 12th में मैथ्स में पढ़ना है, लेकिन ये क्लास 11th में हम लोग फिजिक्स के एकदम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। आपके मन में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि फिजिक्स में जितने क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इसका डेफिनेशन यही होता है कि एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको मेजर किया जा सकता है। ठीक, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसका हम लोग दो डिवीजन कर सकते हैं, उसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। एक को कहते हैं स्केलर और दूसरे को कहते हैं वेक्टर। अभी तक क्लास 10th में जो आपने मैथ्स पढ़ा है वो पूरा स्केलर क्वांटिटीज का मैथ्स था और उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। ये जो स्केलर क्वांटिटी होता है, इस स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और इस मैग्नीट्यूड का क्या मीनिंग है वो समझ लें। मैग्नीट्यूड में दो चीजें अंदर में समाहित होती हैं, एक होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है उसका यूनिट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लेंथ का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेंथ हम लोग जब बोलेंगे 4 मीटर, तो जब ये 4 कह रहे हैं, ये 4 न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ये मीटर कह रहे हैं ये उसके यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से हम लोग दूसरे टाइप का फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिसको कहते हैं वेक्टर, और इसमें ना केवल मैग्नीट्यूड होता है बल्कि डायरेक्शन भी होता है। और इसके अलावा ये अलग लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। अब एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन क्या था? 2 + 2 4, 3 + 2 5। ये जो 10th तक का मैथ्स है वो एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन या एल्जेब्रिक मेथड ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस पे बेस्ड है। वो स्केलर क्वांटिटीज उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज की जब हम बात करते हैं तो वो इसको फॉलो नहीं करते। अब उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि वेक्टर किस तरह के एडिशन को फॉलो करते हैं, वेक्टर्स का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, ताकि हम समझ सकें कि वेक्टर्स को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है, और वो है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको आप मैग्नीट्यूड भी दे सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि इसका एक डायरेक्शन, एक एटलीस्ट एक सेंस तो जरूर होता है। जैसे आपको इस सर्किट में दिख रहा होगा, एक सेल है 10 वोल्ट का और रेजिस्टेंस 2 ओम। तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, करंट V/R होगा, I = 5 एम्पियर आ जाएगा। तो 5 एम्पियर आप देख सकते हैं, 5 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 एम्पियर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और एम्पियर उसका यूनिट। तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, उसके साथ साथ उसके पास क्या भी है? डायरेक्शन। आप कहेंगे कि यहां पे करंट जो फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B, दिस इज डायरेक्शन। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एक सेंस में डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों? इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या मानते हैं? स्केलर मानते हैं। अच्छा, यहां पे ना कुछ जगहों पे आप शायद ये भी सुन रहे होंगे कि एक क्वांटिटी होता है जिसको कहते हैं टेंसर। ये क्लास 12th में पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों के लिए बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, और इसीलिए आप इसको अवॉइड करिए। हमारे लिए तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, कोई टेंसर वेंसर कहने की जरूरत नहीं है। जहां वो टेंसर कहा भी जाता है, जहां टेंसर हम लोग पढ़ते हैं, वहां भी इलेक्ट्रिक करंट टेंसर क्वांटिटी नहीं होता, एक अलग ही चीज है। स्ट्रेस नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, उसको अभी के लिए तो हम लोग स्केलर ही मानेंगे, लेकिन आगे पता चलेगा कि वो टेंसर होता है, इलेक्ट्रिक करंट टेंसर क्वांटिटी नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, चलिए तो कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल? अच्छा, स्केलर की क्या एग्जाम्पल है? बहुत सिंपल, लेंथ है, मास है, आपका वॉल्यूम है, ये सब जो चीजें हैं वो स्केलर क्वांटिटी। वहीं पे वेक्टर क्वांटिटीज क्लास 9th में बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज आपने पढ़ी होंगी,
जैसे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा, फोर्स पढ़ा, ये सब स्केलर क्वांटिटी ना होके क्या है, वेक्टर हैं। इन सब के पास डायरेक्शन है। वहीं पे इनका काउंटर पार्ट भी है, डिस्प्लेसमेंट का काउंटर पार्ट है डिस्टेंस, वो स्केलर है। वेलोसिटी का स्पीड है, मोमेंटम का कुछ सच है नहीं, एनर्जी कह सकते, काइनेटिक एनर्जी है ना, वो स्केलर है। फोर्स का भी एज सच कोई काउंटर पार्ट है नहीं। लेकिन बहुत सारे आप स्केलर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल में यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हो, 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर। जैसे अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमेशा ऐसा ही होता है। आप कैसे भी चलिए, एक बार चल रहे हैं, डिस्टेंस 2 मीटर किसी भी डायरेक्शन में चले, आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 4 मीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस चीज को फॉलो नहीं करता। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके कि हम लोग को वेक्टर को अलग से पढ़ने की जरूरत क्या है, हम लोग को उसकी कैलकुलेशंस को समझने की जरूरत क्यों है। आपको यहां पे 3 केसेस हमने लिए हैं, बहुत आसान से केसेस लिए हैं ताकि आप इंट्यूशन से भी आंसर बता सकें। जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और मान लो कि हमने कहा कि ए से बी कोई गया, फिर बी से कोई सी गया, सेम डायरेक्शन में। आप फर्स्ट वाला केस को ध्यान से देखें, 2 मीटर और 2 मीटर ही गया, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। इसका डिस्प्लेसमेंट हम एस से डिनोट करते हैं और इसके ऊपर एरो लगाते हैं। ये वेक्टर का नोटेशन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो हम लोग कहेंगे 4 मीटर किधर, तो भाई एरो के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। आपसे कोई पूछे कि भाई दूसरे केस में बता दो, ए से बी गए, बी से सी गए, अभी पूछे डिस्टेंस बताओ कितना है, तो आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो अभी भी डिस्टेंस कितना होगा, बोलो। डिस्टेंस अभी भी 4 मीटर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो जो एरो हमने बनाया है वो होगा, और उसका लेंथ आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, वो आएगा 2√2। तो अगर ये 2√2 आया तो वो आपको पता चल गया कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ और ही है। इसका मैग्नीट्यूड तो 2√2 मीटर है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, और एरो के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है। अगर सी केस की बात करें, सी केस में भी डिस्टेंस अभी भी 4 है। क्या हो रहा है इस केस में, तो 2 मीटर हम ए से बी जा रहे हैं और 2 मीटर वापस आ रहे हैं। ए से बी गए और फिर बी से वापस आए, डिस्टेंस अभी भी 4 मीटर है। लेकिन पूछा जाए भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। किस डायरेक्शन में, तो अननोन डायरेक्शन। तो यह आपको बताता है कि 2 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस 2 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा 4 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं देता है। वहीं पे 2 मीटर ऑफ डिस्टेंस प्लस 2 मीटर ऑफ डिस्टेंस हमेशा 2 मीटर ऑफ डिस्टेंस देता है। तो क्या समझते हैं इससे, इससे हम ये समझते हैं कि हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी इन जनरल वेक्टर के बारे में और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले तो शुरुआत करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से। सो ज्योमेट्रिकली वी डिनोट अ वेक्टर बाय अ लाइन सेगमेंट, एंड दैट टू बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की मदद से हम लोग ज्योमेट्रिकली एक वेक्टर को डिनोट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लाइन सेगमेंट है, तो एक एंडिंग पॉइंट होगा, लाइन सेगमेंट है, तो जहां से स्टार्ट करेंगे उसको टेल कहेंगे और जहां पे एंड करेंगे उसको हेड कहेंगे। और डायरेक्टेड का मतलब है कि यहाँ पे ये एरो लगा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ एरो है ना, तो वो डायरेक्टेड बता रहा है। इसमें क्योंकि लाइन सेगमेंट है तो इसका लेंथ फिक्स्ड है, और वो जो फिक्स्ड लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, और इसका जो एरो है वो इसके डायरेक्शन को बताएगा। एरो क्या बताएगा, बोलो, डायरेक्शन। तो क्या दोनों चीजें पता चल गई, हाँ वेक्टर के पास दो ही चीजें तो थी, एक मैग्नीट्यूड था वो उसके लेंथ से पता चल गया, और एक डायरेक्शन था वो उसके एरो से पता चल गया, यानी दोनों चीजें सीख गए। तो मतलब क्लियर हो गया कि भाई हम लोग ज्योमेट्रिकली एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की मदद से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं पे सिंबल की बात कर लेते हैं। तो सिंबल क्या होगा इसका, तो सिंबल हम लोग इस तरह से लिखते हैं, देखो इसी वेक्टर जो ऊपर हमने ड्रॉ किया है उसी वेक्टर का हम लोग सिंबल यहां लिख रहे हैं। सबसे पहले टेल लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, और एरो फ्रॉम टेल टू हेड देंगे। एरो कहां से कहां देंगे, टेल टू हेड। ये तो हो गया जनरल सिंबल, लेकिन आप उसको एक स्पेशल सिंबल भी दे सकते हैं। जनरल सिंबल क्या होता है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, टेल को पहले लिखेंगे, हेड को पहले बाद में लिखेंगे, एरो देंगे टेल टू हेड। आजकल शॉर्टकट का जमाना है ना, हम लोग सब चीज में एब्रिविएशन करते हैं। पहले एब्रिविएशन पढ़ाया जाता था कि देखो इसका ये मीनिंग होता है, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन होता है। आजकल सब चीज एब्रिविएशन बना दिया जाता है, और ज्यादा समय नहीं है लोगों के पास,
तो क्या करते हैं, एकदम शॉर्ट में निपटाते हैं, कोई टेल हेड का झंझट नहीं। सीधा देखिए आप यहां पर ए वेक्टर लिख दिया, कोई टेल नहीं, कोई हेड नहीं, कोई गलती कहीं भी नहीं सकता है, ए वेक्टर के नाम से लिख दिया, हो गया, वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। और दोनों ही एक्सेप्टेड है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। मान लो हमें वेक्टर के केवल मैग्नीट्यूड को कहीं दिखाने की जरूरत है, तो केवल अगर मैग्नीट्यूड दिखाना हो, आप क्या करेंगे, जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन था उसी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में एक क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, तो वो केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और यानी कि अगर ये केवल मॉड को रिप्रेजेंट करता है तो ये प्योरली कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बोलो, स्केलर क्वांटिटी, है ना। और जैसे व्हाट्सएप सिंबल था, है ना, व्हाट्सएप के जमाने का सिंबल ए वेक्टर का मॉड, वो भी आप यूज करें तो वो भी एक स्केलर नंबर होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब केवल वो मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन हटा दिया है हमने। जब हम लोग वेक्टर पूरा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जब हम मॉड लगा देते हैं तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, इस व्हाट्सएप सिंबल में ना ए वेक्टर का जो मॉड लिखेंगे, वो बार बार ऊपर एरो भी लिखना, बार बार मॉड भी लिखना, वो भी मुश्किल लगता है लोगों को। आजकल शॉर्टकट का जमाना है, सिंपली ये लिख देते हैं। यहां पे भी कई बार केवल ए भी लिख देते हैं, हो गया, केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो गया। आफ्टर ऑल वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो वैसे भी हम लोग दिखा सकते हैं। अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है उसको दिखाने के लिए हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया है। आप जानते हैं ज्योग्राफिकली ये हम लोग नॉर्थ और ये ईस्ट से दिखाते हैं। 2 मीटर का ये इस तरह का डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर हम एस वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें 2 मीटर और ईस्ट दोनों है, उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर एस वेक्टर का मॉड लगा रहे हैं तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड है, यानी 2 मीटर है, ईस्ट का कोई जगह नहीं है, केवल ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें कि दो वेक्टर को कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड की चर्चा हुई है, उस मैग्नीट्यूड कोई भी जो होता है ज्योग्राफिकल ज्योमेट्रिकली मैग्नीट्यूड क्या बताता है, मैग्नीट्यूड तो बेसिकली उसका लेंथ को ही तो बताता है। वेक्टर की क्या बताता है बोलो, लेंथ को बताता है। तो हम लोग यहां पे मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन की भी बात कर रहे हैं। सिमिलर क्वांटिटी है, मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों सिमिलर क्वांटिटी है। सिमिलर क्वांटिटी मतलब मान लो कि दोनों ही फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या दोनों ही मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक मोमेंटम एक फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा हो, तब तो उनके बीच में कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। आप 1 मीटर और 1 लीटर को कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। 1 मीटर 100 लीटर को कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते 1 मीटर ज्यादा है 100 लीटर कम है, या 1 मीटर कम है 100 लीटर ज्यादा है, नहीं कह सकते। क्यों, दो डिसिमिलर क्वांटिटीज को हम लोग कभी भी कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो अगर सिमिलर क्वांटिटी है, एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया कि ए और बी दो ऐसे क्वांटिटीज हैं जो दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में वेक्टर ए आप दिख रहा है यहां पे ड्रॉ हुआ है, वेक्टर बी भी ड्रॉ हुआ है। इसके बेसिस पे क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो छोटा है क्योंकि आपको लेंथ कम दिख रहा है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है क्योंकि आपको उसका लेंथ अधिक दिख रहा है। लेकिन कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि वेक्टर ए इज लेस देन वेक्टर बी। हम लोग 2 वेक्टर्स को इनइक्वालिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इनइक्वालिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी 2 वेक्टर के पूरे वेक्टर को हम लोग कभी भी इनइक्वालिटी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, इक्वालिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, आगे हम लोग इक्वल वेक्टर्स को जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या है टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग को पढ़ना है। पहला टाइप है पैरेलल वेक्टर्स। हमारे पास मान लीजिए यहां वेक्टर ए है और उतने ही एंगल, जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे नीचे ड्रॉ किया हुआ है और उस हॉरिजॉन्टल के साथ ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, उतने ही एंगल पे हम लोगों ने कोई दूसरा वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर लिया। ये दोनों पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। कब कहेंगे किसी भी 2 वेक्टर को पैरेलल वेक्टर? इफ 2 वेक्टर्स लाई ऑन द सेम लाइन और पैरेलल लाइन। जैसे कोई 2 वेक्टर है, ये लाइन है, ये लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है, उस पे लाई करेगा, हम लोग कहेंगे कि ये पैरेलल वेक्टर है। मान लो एक वेक्टर है, उसी लाइन पे लाई कर रहा है 2 वेक्टर, तब भी हम लोग कहेंगे कि वो पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, अगर 2 वेक्टर सेम लाइन पे लाई करे या पैरेलल लाइन पे लाई करेंगे तो हम लोग उसको कहेंगे कि दे आर पैरेलल वेक्टर्स। आप देखिए
यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, S1 4 मीटर नॉर्थ, S2 10 मीटर ईस्ट। तो आपके मन में ऐसा आ सकता है कि 4 मीटर और 10 मीटर जो है उसमें S2 बड़ा है और S1 छोटा है, तो आप ऐसा लिखने का सोच सकते हैं कि S1 इज लेस देन S2, बट ये गलत है। क्योंकि हम लोग किसी भी दो वेक्टर को इनइक्वालिटी के साथ कंपेयर नहीं करते, और यहाँ ये जो लिखा हुआ है वो आपको बताता है कि हाँ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? अगर हम S1 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो वो बेसिकली केवल 4 मीटर को बताता है, और S2 का मैग्नीट्यूड अगर लिखते हैं तो वो बेसिकली 10 मीटर को खाली बताता है, उसमें डायरेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन वेक्टर को क्योंकि डायरेक्शन से मतलब है, इसलिए वहां इनइक्वालिटी नहीं आएगा, है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये एक्चुअली में पिछले ही टॉपिक का कंटिन्यूएशन था, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके मैंने स्टूडेंट्स को समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो हमने डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स पढ़ा, ए और बी पैरेलल हैं, सी और डी पैरेलल हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम भी है, दोनों पैरेलल लाइन पे लाई भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सेकंड केस है उसमें, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। फर्स्ट केस में दोनों पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हैं, सेकंड केस में दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स तब कहते हैं जब उनका डायरेक्शन भी सेम है ना, प्रोवाइडेड, यहाँ पे आप देखिए एक्स्ट्रा लाइन भी लिखा हुआ, प्रोवाइडेड दे हैव सेम डायरेक्शन। आते हैं नेक्स्ट एंटी पैरेलल वेक्टर्स पे। ये पैरेलल वेक्टर्स ऐसे ही हैं, या तो वो सेम लाइन पे लाई करेंगे या वो पैरेलल लाइंस पे लाई करेंगे, लेकिन इस बार उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अपोजिट डायरेक्शन, जो ए का डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट है बी का डायरेक्शन, जो सी का डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट है डी का डायरेक्शन, तो हम लोग कहेंगे ए इज एंटी पैरेलल टू बी, या फिर कहेंगे सी इज एंटी पैरेलल टू डी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को जानना चाहिए वेक्टर के बारे में, जो आगे कई बार यूज होगा, कि एक जो वेक्टर होता है, हालांकि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वेक्टर आप कैसा चूज कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि एक वेक्टर जो है वो रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज ट्रांसमिटेड पैरेलल टू इटसेल्फ। कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जिनको हम लोग अगर पैरेलली ट्रांसमिट कर दें तो वो अनचेंज्ड रहेंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स में एग्जांपल्स के साथ वेक्टर्स को पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि किन वेक्टर्स को अनचेंज्ड रखा जा सकता है और कौन से वेक्टर्स अपना इफेक्ट बदल देते हैं अगर उनको पैरेलली शिफ्ट किया जा सके। लेकिन मोस्टली हम लोग जिन वेक्टर्स को पढ़ेंगे उसमें वेक्टर्स को अगर एक जगह से दूसरे जगह पैरेलली बिना उसके मैग्नीट्यूड को और बिना उसके डायरेक्शन को चेंज किए शिफ्ट किया जाए तो वो वेक्टर अनचेंज्ड रहता है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? नेक्स्ट आ जाता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या हैं? अगर दो वेक्टर्स ऐसे हों कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उनका डायरेक्शन भी सेम हो, तब हम लोग कहेंगे कि दे आर इक्वल वेक्टर्स। जैसे आप यहां पे एग्जांपल देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही थीटा एंगल बना रहा है और उनका लेंथ भी यहां पे डॉट लाइन से बताया गया कि सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। और यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्योंकि ये एंड डायरेक्शन सेम जब हो जाता है, ये दोनों ही कंडीशंस जब एक साथ फुलफिल होते हैं, तब जाके वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी आता है। यानी जो हमने 1 लिखा और जो हमने 2 लिखा, ये दोनों एक दूसरे को तब इंप्लाई करेंगे, एक दूसरे को हमेशा ही इंप्लाई करेंगे। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है, कोई दो वेक्टर अगर इक्वल है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और उनका डायरेक्शन सेम है। या फिर अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनका डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग ये कहेंगे कि उनके वो वेक्टर्स भी आपस में इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अभी हमने इक्वल वेक्टर पढ़ा, उसी का जस्ट उल्टा है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का नेगेटिव तब कहते हैं जब उनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। मतलब इक्वल वेक्टर जैसे ही है, बस पलट दो, जैसे ये ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर हुआ, दोनों का लेंथ अगर सेम आ गया और दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी में वेक्टर ए जो है इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और वो है यूनिट वेक्टर। देखिए और भी टाइप्स ऑफ वेक्टर क्लास
ट्वेल्थ के सिलेबस में जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर और पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं डेफिनेशंस को हम देख रहे हैं। क्या होता है कि अगर ज्यादा आप इंफॉर्मेशन फ्लड कर देंगे तो स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता शुरुआत में, और वो बेकार उसी सब चक्करों में पड़े रह जाते हैं। हमारा एम यहाँ पे याद ध्यान रखिएगा, वेक्टर पढ़ने का एम वेक्टर के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लाना है। हमारा एम है वेक्टर से रिलेटेड कैलकुलेशंस को सक्सेसफुली कर पाना, उतना पोर्शन जितना हमको फिजिक्स में जरूरी है। ठीक है, तो उन्हीं इंपॉर्टेंट टाइप्स को पढ़ें, हर टाइप को पढ़ने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे कुछ और नए टाइप्स जहां पे जरूरी होंगे, अगर फिजिक्स में यूज होंगे तो जरूर आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर की टाइप में ये आता है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट फिक्स है, उसका यूनिट मैग्नीट्यूड ही होगा, और उसका डायरेक्शन जो हो वो सेम एज गिवन वेक्टर हो। आप देखिए यहां पर देख सकते हैं एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया गया है, उसका जो लेंथ है ए, बिना एरो वाला ए जब लिख देते हैं तो वो बेसिकली वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सेम डायरेक्शन में हमने एक और वेक्टर यहाँ पे बनाया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड 1 लिखा हुआ है, और वो एक छोटा सा वेक्टर है ना। तो ये यूनिट वेक्टर है। इस यूनिट वेक्टर को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं एज रेशियो ऑफ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये जो रेशियो है यही यूनिट वेक्टर है, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमको वेक्टर को एक और तरीका मिल जाता है वेक्टर को लिखने का, और वो होता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर लिख दो तो पूरा पूरा वेक्टर हमारे लिए लिख के तैयार हो जाता है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर एंड अ वेक्टर। चलिए, तो आप स्केलर के नाम पे देखिए यहाँ पे एक लैम्डा लिखा हुआ है, और वेक्टर के लिए यहाँ पे वेक्टर ए लिखा हुआ है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक वेक्टर बी मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। तो अब जब नया वेक्टर मिल गया है तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की चर्चा होगी और उसके डायरेक्शन की चर्चा होगी। तो उसका जो नया मैग्नीट्यूड होता है वो लैम्डा का मॉड, अब लैम्डा स्केलर है, उसका मॉड का क्या मतलब हुआ, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2, -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4, है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ए के मैग्नीट्यूड को। यानी कि जिन दो स्केलर्स, मतलब जिन एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है उन दोनों के मॉड को मल्टीप्लाई कर दो तो हमको जो नया वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ द स्केलर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट को कर देंगे तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर मिल जाएगा। और बात करें डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर की, तो अगर लैम्डा पॉजिटिव है, अगर लैम्डा क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। किन दोनों का, ए का और बी का, मतलब पुराने वेक्टर का और नए वेक्टर का, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन अगर लैम्डा नेगेटिव है तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, यानी दोनों एंटी पैरेलल होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको यहां पे दिया हुआ है एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है और वो ईस्ट डायरेक्शन में। तो एक वेक्टर है b इक्वल्स टू 2a और एक वेक्टर है c इक्वल्स टू -5a, उसके बारे में कमेंट करना है कि बताओ ये कैसा होगा। क्लियर है कि b वेक्टर जो होगा यानी 2a जो वेक्टर है उसका लैम्डा पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन ईस्ट में ही रहेगा। पॉजिटिव है तो जो वेक्टर ए का डायरेक्शन था वही वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा। और उसके मैग्नीट्यूड की चर्चा करें तो बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो जो लैम्डा यानी आगे 2 मल्टीप्लाइड है 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड, और ए का मैग्नीट्यूड 5 था तो 2 इंटू 5 यानी 10 मीटर होगा उसका मैग्नीट्यूड। वहीं पे सी की बात करें तो सी इक्वल्स टू -5 इंटू ए है, तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पहले तो डायरेक्शन की बात कर लें, क्योंकि लैम्डा नेगेटिव है तो डायरेक्शन जो होगा ऑपोजिट हो जाएगा, यानी ए का जो डायरेक्शन था ईस्ट था उसका ऑपोजिट हो जाएगा यानी वेस्ट हो जाएगा। और सी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो सी का जो मैग्नीट्यूड है वो लैम्डा का मॉड, यानी लैम्डा का वैल्यू -5 उसका मॉड हो गया 5 और ए का मॉड यानी 5, तो दोनों का प्रोडक्ट यानी 25 मीटर हो जाएगा। ये किसका मैग्नीट्यूड हो गया, सी का मैग्नीट्यूड। तो आज की क्लास में हम इतना ही रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ाई करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है।